Welcome to your own Bio Academy, where the bio is made very simple. Now, today, my dear students, we are going to start with the next topic of the chapter, that is diversity. Now, in this chapter, we will see diversity होती क्या है. What is this diversity? पूरे धरती के ऊपर there are 5 to 30 millions of species present on the surface of the earth, and these species still we have not found out. इतने सारे millions of species जो present है इस धरती पे, अभी भी हमने उनके बारे में पूरी तरह से जानकारी हासिल नहीं की है. सिर्फ 30 मिलियन स्पीशीज़ में से हमने अभी तक 1.7 to 1.8 million species are discovered. Only 1.7 to 1.8 million species are discovered. Out of this 1.7 to 1.8 millions, 1.25 millions are the animals and 0.55 millions are the plants. तो आप सोच सकते हैं अभी भी इतना सारा डेटा हमें ढूंढना है, अभी भी हमें इतने सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता लगाना है. नाउ ये जो एनिमल्स हैं 1.25 मिलियंस एनिमल्स में से सबसे ज़्यादा एनिमल्स जो हैं दे आर फाइलम अर्थोपोडा, दैट इज़ इंसेक्ट्स. सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंट है वो है इंसेक्ट्स इस धरती के ऊपर. एंड प्लांट्स में अगर हम बात करें तो प्लांट्स में सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनिज्म इस धरती पे प्रेजेंट है वो है फ्लावरिंग प्लांट्स. ओके, दे आर द flowering plants called as angiospermic plants. They are the maximum on the surface of the earth, also called as phanerogams. Okay, phanerogams में angiosperms and gymnosperms दोनों आते हैं. उनमें से भी angiosperms सबसे ज़्यादा present होते हैं. Now problem है इतनी ज़्यादा ह्यूज डाइवर्सिटी प्रेजेंट है. डाइवर्सिटी का मतलब है इतनी ज़्यादा वैरायटी प्रेजेंट है, इतनी ज़्यादा कि हम उनको एक एक पढ़ना हमारे लिए जस्ट पॉसिबल ही नहीं है. अगर हमको ये पॉसिबल करना है तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी. ओके, नाउ ज़रूरत क्या है ना. क्वेश्चन इज़ कि भाई क्या ज़रूरत है, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं धरती पर तो हैं, पढ़ना किस लिए है हमको. वाई डू वी नीड टू स्टडी दोज ऑर्गेनिजम्स. प्लांट्स पढ़ने हैं, एनिमल्स पढ़ने हैं, क्यों भाई, थोड़े बहुत पढ़ लिए बस काफ़ी हैं. येस, दिस इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस. क्यों पढ़ना है. यस, पढ़ना है क्योंकि हमें बहुत सारी दवाइयाँ ढूंढनी हैं. रोज़ नई नई बीमारियाँ आ जाती हैं पूरे वर्ल्ड वाइड. एवरी डे देर इज़ सम और द अदर डिजीज़ विच इज़ इरप्टिंग, है नो, इरप्ट हो रही, नई नई डिजीज़ेज़ आ रही हैं. अभी वी आर फेसिंग दिस कोरोना. इसका मतलब है हमें इसके पूरी डिटेल पता होने चाहिए. हमें पता होना चाहिए कि ये लाने वाला ऑर्गेनिज्म कौन सा है, किसकी वजह से ये डिज़ीज़ होती है. अगर ये डिज़ीज़ होती है तो ये किस किस के बॉडी के अंदर ट्रैवल करती है. क्या ये एनिमल से आती है या प्लांट से आती है या वायरस से आती है या बैक्टीरिया से आती है, और इसको कैरी कौन करता है. अगर हमको ये सब चीज़ें पता लगानी हैं तो डेफिनेटली हमको इनकी स्टडी करनी पड़ेगी. हमको इनकी दवाइयाँ ढूंढनी है, आयुर्वेदिक मेडिसिन ढूंढनी है, एलोपैथिक मेडिसिन ढूंढनी है. तो हमको इनको टारगेट ओरिएंटेड स्टडी करनी पड़ेगी कि ये कहाँ अटैक करता है, कैसे अटैक करता है. ओके, दूसरा रीज़न, ह्यूमन इज़ अ वेरी एक ऐसा बंदा है ह्यूमन कि ही इज़ वेरी क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग. उसे हर चीज़ के बारे में जानने की इच्छा रहती है और इस इच्छा की वजह से भी वो इस चीज़ को स्टडी करता है. दूसरी, एस्थेटिक ब्यूटी. हमको सुंदर चीज़ें देखने में अच्छा लगता है. हम गार्डन में जाके बैठते हैं, क्यों बैठते हैं, ग्रीनरी में क्यों जाते हैं, हम पिकनिक स्पॉट्स पे क्यों जाते हैं, हम हिल स्टेशंस पे क्यों जाते हैं. बिकॉज वी लव टू बी इन द नेचर. और जितना सुंदर नेचर होता है हमारा मन उतना खुश होता है. तो इस एस्थेटिक ब्यूटी को भी मेंटेन करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम इस डाइवर्सिटी के बारे में पता करें, इज़न्ट इट. और इसको ईजी करने के लिए भाई पढ़ें कैसे. It's very difficult, impossible to study such a huge diversity.
इम्पॉसिबल। तो इसको ईजी बनाने के लिए, पॉसिबल बनाने के लिए हमें इन ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स, सब ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ेगा, प्लांट्स एनिमल्स में डिवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम इनको क्लासिफाई कर सकेंगे, और वो भी क्लासिफिकेशन इज गोइंग टू बी ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। एंड फिर इसका हम यूज़ करेंगे हमारे इंडस्ट्रीज़ में, एग्रीकल्चर में। ये डेटा कलेक्शन बहुत यूज़फुल होगा हमारे लिए फॉर इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज़ में। एंड इन सबको पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो है हमारे टैक्सोनॉमिकल एड्स। ये टैक्सोनॉमिकल एड्स ये ज़रिया है जिसके थ्रू हम पूरी तरह से इस डाइवर्सिटी को पढ़ सकते हैं। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स आर द इंफॉर्मेशन या फिर कोई प्रोसीजर या फिर कोई कलेक्शन ऑफ सम मटेरियल विच इज़ गोइंग टू प्रोवाइड द डेटा। फाइन। नाउ अगर हम इस डाइवर्सिटी को देखते हैं तो हमने इस डाइवर्सिटी को पढ़ने के लिए क्लासिफिकेशन के 2 रूल्स बनाए हैं। हमने क्लासिफिकेशन जो किया है ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, हमने इसको 2 तरीके से डिवाइड करने की कोशिश की है। दैट इज टैक्सोनॉमी एक को बोलते हैं, और दूसरा जो हम पढ़ेंगे दैट इज सिस्टमैटिक्स। ओके, सो टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। अब टैक्सोनॉमी होता क्या है? टैक्सा मीन्स अरेंजमेंट, नॉमी मीन्स प्रिंसिपल्स। सो अरेंजमेंट, किसका अरेंजमेंट? अरेंजमेंट of the organisms or classification of the organisms on the basis of rules, procedures, principles, criterias. Okay, that is called as taxonomy. First time taxonomy term was coined by A.P. Candoll. He is the person जिन्होंने taxonomy word को coin किया था. And Carolus Linnaeus, he is known as the father of taxonomy. इंडियन फादर ऑफ टैक्सोनॉमी मीन्स हमारे इंडिया की भी एक टैक्सोनॉमिकल बुक है जिसमें हमारे इंडियन सारे के सारे वेराइटीज़ प्रेजेंट है। एंड दैट्स वाई वी ऑल्सो से फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी इज सैंटापैन। ओके, नाउ ये जो टैक्सोनॉमी है, दिस टैक्सोनॉमी एज आई सेड, इट इज़ द क्लासिफिकेशन of the organisms on the basis of rules, principles or procedures, criterias. There are 4 criterias. Characteristics, सबसे पहले हम टैक्सोनॉमी में उसका कैरेक्टर देखेंगे, फिर आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसका नाम रखेंगे और फिर उसको क्लासीफाई कर देंगे. Now just see the basis of the taxonomy. These are called as basic elements of the taxonomy. Now here, first thing, characterization. Listing of all possible features like वो दिखने में कैसा है, उसका मॉर्फोलॉजी कैसा है, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, उसका सेल स्ट्रक्चर कैसा है, सेल में कंपोनेंट कौन कौन से हैं, उसका डेवलपमेंट कैसा है बचपन से, दैट इज़ जस्ट वो बेबी जब बना, एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से लेके जब तक वो इन्फेंट बनता है तब तक पूरा डेवलपमेंटल बायोलॉजी इज़ कॉल्ड एज एम्ब्रियोलॉजी. और उसका इम्पॉर्टेंस क्या है हमारे नेचर में, उसका इकोलॉजिकल रोल क्या है, ये सारी चीज़ें पहले हम स्टडी करते हैं. उसका कैरेक्टर्स उसको नोट डाउन करते हैं. एक बार कैरेक्टर्स हमने पढ़ लिए, अब हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं. कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? हम कंपेयर करते हैं जो पहले ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं उनके साथ में उस कैरेक्टर्स को मैच किया जाता है कि देखने में ये बंदा इसकी तरह है या इसकी तरह है, या एक्स की तरह दिख रहा है, वाई की तरह दिख रहा है, जेड की तरह दिख रहा है. एक्स की तरह दिख रहा है तो एक्स वाले क्लासिफिकेशन में डाल देते हैं, वाई की तरह दिख रहा है तो वाई वाले क्लासिफिकेशन में डाल देंगे, जेड की तरह दिख रहा है तो जेड वाले क्लासिफिकेशन में डाल देंगे. दिस इज़ द वे वी विल कंपेयर एंड आफ्टर दैट वी विल गिव अ प्रॉपर नेम. क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो उसका नाम रखा जाता है. सेम थिंग हैपन्स विद एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो. अगर हमको उसको पहचानना है तो फिर हमें उसको नाम देना पड़ेगा. एंड दैट नेमिंग इज कॉल्ड एज नॉमेनक्लेचर. ये नॉमेनक्लेचर साइंटिफिक मेथड से किया जाएगा, साइंटिफिकली किया जाएगा ताकि इट इज़ एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. अगर हम कॉमन नाम लिखेंगे तो वो सिर्फ कुछ एरियाज़ में ही पहचाना जाएगा. जैसे तमिल में किसी को कुछ बोलते हैं, मद्रासी में कुछ और बोलते हैं,
हिंदी में कुछ और बोलते हैं, संस्कृत में कुछ और बोलते हैं, मराठी में कुछ और बोलते हैं, इतने सारे नाम, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर एंड आइडेंटिफाई। इसलिए कॉमन नेम रखा जाएगा एक जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, दैट इज़ कॉल्ड एज नॉमेनक्लेचर। क्लासीफाई, एक बार नाम रख दिया, अब उसको ग्रुप या सब ग्रुप में जो भी प्रॉपर ग्रुप है उसमें उसको रख दिया जाएगा, दैट इज टैक्सोनॉमी। सिस्टमैटिक्स, what is this systematics? Again, systematics is also the branch of science which deals with the classification of the organisms on the basis of rules, regulations, criterias, procedures, etc. फिर दो नाम देने की ज़रूरत क्या है? अगर हम टैक्सोनॉमी वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, फिर हमको दोबारा सिस्टमैटिक्स देने की क्या ज़रूरत है? वाई वी रिक्वायर दिस वन? क्वेश्चन मार्क। क्यों ज़रूरत पड़ी हमको? ऑलरेडी हम टैक्सोनॉमी बोल रहे हैं, क्यों बायोलॉजी में इतने सारे वर्ड्स ऐड कर दिए जाते हैं जो इतना कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं हम लोगों को? ओनली थिंग वॉज, जब टैक्सोनॉमी वर्ड हम ऑलरेडी दे चुके थे, तब कुछ साइंटिस्ट को ये ध्यान में आया कि उनके बीच में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब है हम लोगों ने जितने भी रूल्स एंड क्राइटेरियाज जो यूज़ किए हैं, जितने भी हमने 4 क्राइटेरियाज यूज़ किए हैं, दैट मीन्स कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, उसके बाद एक और क्राइटेरिया ऐड कर दिया गया, दैट वाज एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब इसको नाम दे दिया गया सिस्टमैटिक्स। दैट मीन्स टैक्सोनॉमी में पूरे जो रूल्स हैं, फर्स्ट दैट इज़ कैरेक्टर, सेकंड आइडेंटिफिकेशन, थर्ड नेमिंग एंड फोर्थ वन इज़ क्लासिफिकेशन। इनके साथ में फिफ्थ कैरेक्टर भी ऐड कर दिया गया, दैट इज़ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। मतलब इसका हमारे इस एवोल्यूशन में क्या रोल है, जिस भी ऑर्गेनिज्म का हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। अंडरस्टूड? सो टैक्सोनॉमी प्लस एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक्स।